मॉर्निंग बच्चों, आज अपन कक्षा 8 का पहला पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंध पढ़ेंगे। फसल क्या होती है बच्चों? फसल वो होती है जो अपन एक निश्चित स्थान पे मतलब एक निश्चित एरिया के ऊपर एक ही तरह के जो पौधे उगाते हैं उसको फसल बोलते हैं। जैसे इस टाइम में आप मक्का की फसल है तो एक ही खेत के अंदर निश्चित एरिया हो गया ना खेत, उसके अंदर आप मक्का के एक जैसे ही पौधे उगा रहे हो तो वो क्या हो गई? मक्का की फसल हो गई। तो अब अपन पाठ को शुरू करते हैं। ग्रीष्मावकाश में पहेली व बूझो अपने चाचा के घर गई। उन्होंने चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे खुरपी, दराती, बेलचा, हल इत्यादि। अब देखो, एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। अब इसने कहा कि मैं जानता हूँ कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो कहाँ करते हैं अपन इन औजारों का उपयोग? अपन कहाँ करते हैं? खेत के अंदर काम करने के लिए। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं पौधे? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन अपना बनाते हैं। क्या आपको याद है हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार प्रकाश संश्लेषण करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। अपन अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। भोजन किससे प्राप्त करते हैं? अपन पौधों से प्राप्त करते हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या होता है? क्या होता है बच्चों भोजन का स्रोत? जंतुओं के भोजन का स्रोत होता है पौधा। परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं दोनों से ही प्राप्त कर सकते हैं। पौधों से कैसे करते हैं? पौधों से हम अनाज प्राप्त करते हैं, और जंतुओं से जैसे दूध है, मांस है, अंडा है, ये सारे अपन जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अब आती हैं कृषि की पद्धतियाँ। क्योंकि हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकें। मतलब सारी जितनी जनसंख्या है उसको अपन भोजन कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए अपने को क्या करना होता है? कृषि पद्धतियाँ, मतलब अलग अलग प्रकार की कृषि पद्धतियाँ अपनानी पड़ती हैं। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, जगह जगह पे घूमते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन आवास की खोज में समूह में विचरण करते थे। मतलब एक जगह पे भोजन खत्म हो जाता तो दूसरी जगह चले जाते, इस तरह से घूमते फिरते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया, क्योंकि फल खाते, कच्चे फल खाते, सब्जियां तोड़ के खाते, उनसे उनका पेट नहीं भरता, तो वो क्या करते? फिर जानवरों को मार मार के उनको खाते थे। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं, अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके, इस प्रकार कृषि प्रारंभ हुई। फिर उन्होंने सोचा कि अपन खेती करके देखें, तो इन्होंने अलग अलग फसलों को बोना शुरू किया। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। यानी एक ही जैसे पौधे बड़े स्थान पर उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? फसल। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे किसके हों? गेहूं के ही हों। आप जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां, फल। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है, यानी खूब बड़ा देश है, जहाँ पर तापमान, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती हैं। यानी प्रत्येक स्थान पर परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार, यानी अनेक भागों में क्या होती हैं? अनेक प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जाता है। फसलों को कितने वर्गों में बांटा जाता है? 2 वर्गों में बांटा जाता है। पहली क्या है? खरीफ की फसल। खरीफ की फसल वह फसल जिसे हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, यानी जो अभी इस टाइम में जब अपन जून जुलाई के अंदर जिस फसल को बोते हैं वो वाली फसल होती है खरीफ की फसल।
भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः कब से कब तक है? जून से लेके सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सभी क्या है? खरीफ की फसलें। रब्बी की फसल शीत ऋतु में, यानी रब्बी की फसल कब बोई जाती है? शीत ऋतु में, यानी सर्दियों में। तो अक्टूबर से मार्च तक बोई जाती है ये। और अक्टूबर से मार्च तक जो फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? रब्बी की फसल कहते हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों। गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी, अरबी, रबी की फसलें हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां भी ग्रीष्म अवकाश में उगाई जाती हैं। अब क्या है? आधारिक फसल पद्धतियाँ, यानी आधारिक फसल पद्धतियाँ। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? यानी दिमाग में क्या क्वेश्चन आया कि शीत ऋतु में अगर अपन धान को उगा दें तो क्या होगा, क्यों नहीं उगा सकते अपन? धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः यह केवल वर्षा ऋतु में ही उगता है, इसलिए अपन इसको नहीं उगा सकते। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप यानी अनेक कार्य सामयिक अवधि में ही करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप अथवा उस प्रकार के जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधों के उगाने में करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धतियाँ जो आगे दिए गए हैं। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है? सबसे पहले अपन खेती करेंगे तो क्या करेंगे? मिट्टी तैयार करना। सबसे पहले अपन जैसे ट्रक से या फिर बैल से मिट्टी को पोला बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? बुआई करेंगे। उसके बाद बुआई करने के बाद खाद और उर्वरक देंगे। उसके बाद सिंचाई करेंगे। सिंचाई करने के बाद खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या होती है बच्चों? खरपतवार वो होती है जैसे अपने गेहूं की फसल है उसके अंदर अनावश्यक पौधे उगाए, या फिर अपनी जो मक्की की बाजरे की फसल है उसमें अनावश्यक रूप से जो पौधे जो अपने लिए लाभदायक नहीं हैं वो उगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं। कटाई, फिर खरपतवार से रक्षा कर ली, अब फसल पक गई तो उसकी क्या करनी है? कटाई करनी है। फिर भंडारण, यानी उसको एक जगह पे संग्रहित करना है। मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण होता है, यानी फसल अपन उगाएंगे उससे पहले अपन क्या करेंगे? मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? मिट्टी को पोला बनाएंगे जिससे वो खोखली हो जाए, जिससे बीज आसानी से नीचे उग सकें। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक होती है? पोली मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक होती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं। केंचुआ होता है ना, इसको किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर क्या करता है? पोला करता है तथा ह्यूमरस बनाता है। क्योंकि यह मिट्टी को पलटकर पोला करता है तथा ह्यूमरस बनाते हैं, परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे और जंतु भी मिट्टी में पाए जाते हैं। इन जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निरुक्त होते हैं। इन पोषक पौधों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, यानी जो पोषक मिट्टी में होते हैं अगर उनकी जड़ें गहराई तक जाएंगी तो वो उन पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेंगे। क्योंकि ऊपरी परत में कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी के पौधे ही वृद्धि में सहायक होते हैं। ऊपर की मिट्टी में तो थोड़ा बहुत ही होता है, बाकी जड़ें बाहर निकलने का रहता है। इसलिए जड़ें जितनी गहरी होंगी पौधा उतना ही विकास करेगा।
इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, अगर अपन पौधे को उगाते हैं, जैसे गेहूं की फसल उगाई अपन ने, तो मिट्टी को अगर पोला किया तो जो पोषक तत्व नीचे थे, अगर उसको पलटेंगे तो वो क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने पलटने तथा पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर कर सकते हैं। हल लकड़ी एवं लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक होता है, यानी पट्टा फेरते हैं ना ऊपर, तो उस पट्टे के द्वारा उन ढेलों को तोड़ा जा सकता है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर सिंचाई करेंगे अपन तो पानी है वो पूरे खेत में एकसार जाए, इस प्रकार इसको समतल करना आवश्यक होता है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद भी दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी भी दिया जाता है। अपन देते हैं ना, जब फसल बोते हैं तो उससे पहले उसमें जो अपने गोबर की खाद होती है उस खाद को डाल देते हैं। खाद को डालने के बाद उस पर पानी के फव्वारे चलाते हैं। उसके बाद उसको समतल करके बुआई करते हैं। अब आते हैं अपने कृषि के औजार, यानी कृषि में अपन कौन कौन से औजार काम में लेते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक होता है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है, जैसे हल, कुदाली, कल्टीवेटर। इस कार्य में उपयोग में लिए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। अब इसके बाद हल। हल क्या होता है भाई? हल होता है, जैसे प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने में किया जाता है। मिट्टी को खुरचने के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़ा और ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे के मजबूत तिकोनी पत्तियां होती हैं, जिसे क्या कहते हैं, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल तथा एक आदमी से सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं, क्योंकि लकड़ी के हल थे उससे ज़्यादा लोहे के हल आजकल चल रहे हैं। अब है कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने तथा मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी तथा लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी रहती है। ये देखो इस तरह से होता है बेटा। ये है हल शाफ्ट, जो कि दोनों बैलों के कंधों पे लगाया हुआ है, और ये जो पीछे डंडा जा रहा है इसे कहते हैं फाल। इस फाल के द्वारा इस हल को रखा जाता है। अब ये हल का जो ये कोना है ये ज़मीन के अंदर जाएगा, ज़मीन की जुताई करता रहेगा, और ये जो फाल है ये यहाँ से हल शाफ्ट है ये यहाँ जुड़ जाएगा। अब ये जो ही बैल चलेंगे तो नीचे जुताई होती रहेगी, लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। अब है कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा होती है, जिसे कल्टीवेटर द्वारा होती है। जुताई किसके द्वारा? ट्रैक्टर और कल्टीवेटर द्वारा। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय दोनों की बचत होती है। देखो अपन अगर बैलों से खेत की जुताई करते हैं तो अपने को 2 से 3 दिन का समय लगता है, और अगर अपन कल्टीवेटर से करते हैं तो अपने को 2 घंटे का भी नहीं लगता है। इसलिए समय की और श्रम की, मेहनत की भी बचाई और समय की भी बचत होती है। अब है बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देते हैं। अब बीजों का चयन कैसे करें अपन? एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी में ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ
कुछ बीज पानी में क्यों तैरने लगे? क्यों तैरने लगे बच्चों? क्योंकि वो बीज क्या थे, अंदर से खोखले थे, इसलिए वो क्या करने लगे, ऊपर तैरने लगे। एक बीकर लेकर उसमें पानी से आधा भरिए, इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। फिर देखिए आप, कुछ बीज अपने क्या है ऊपर तैरने लग जाएंगे और कुछ पानी के अंदर बैठ जाते हैं। वे हल्के या भारी बीज होते हैं। जो क्षतिग्रस्त यानी जो खोखले बीज होते हैं वो क्या करते हैं, खोखले बीज होते हैं वो ऊपर तैरने लग जाते हैं, जो कि बुआई के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। और जो बीज अच्छे स्वस्थ बीज होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में नीचे बैठ जाते हैं। तो उन्हीं बीजों को अपन कलेक्ट करते हैं, किसके लिए, बुआई के लिए। अब है परंपरागत औजार। परंपरागत रूप से बीजों की बुआई के इस्तेमाल किए जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर 1, 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजारते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। देखो इस प्रकार से, जैसे ये जुताई हो रही है, ये ज़मीन के अंदर हल है, इसके अंदर अपन बीज डालेंगे तो इस पाइप से बीज जाएगा और ज़मीन के अंदर चला जाएगा। इससे आगे हल होता है, जो कि आगे आगे ज़मीन को पोला बनाता जाता है और पीछे से बीज डलता जाता है। इस प्रकार क्या होता है, अपना बुआई का कार्य पूरा होता है। अब है सीड ड्रिल। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई बनती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जाता है। सीड ड्रिल द्वारा बिजाई करने पर समय और श्रम दोनों की बचत होती है। देखो इस तरह का होता है। अब इसके अंदर इस पाइप में बीज जाएगा, ट्रक से जुड़ा रहता है, इसमें अगर बीज जाएगा तो इन सारे हलों द्वारा सारों के अंदर, मतलब इतनी जगह से साथ में कितने लगे, 5 मतलब 5 उम्र एक साथ निकलेंगे, तो इन 5 के अंदर बीज जाएगा। तो इस तरह से आगे आगे ये मतलब खुदाई करता जाता है, बीज डलता जाता है और पीछे से मिट्टी ऊपर डलती जाती है, जिससे जानवर बीजों को नहीं खाते हैं। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला है, जिसमें मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। ये इस प्रकार क्यों रखे जाते हैं? धान जैसे कुछ पौधे के बीजों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाती है, उसके बाद इसको खेतों में रोपित किया जाता है। पुष्पीय पौधों को भी पौधशाला में उगाया जाता है। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों की उचित दूरी भी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सघन होंगे तो उसके अंदर क्या होगा, पोषक पदार्थों के लिए संघर्ष होगा और पौधे अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पौधों के बीच में निश्चित दूरी होना जरूरी होता है। इससे पौधों को सूर्य के प्रकाश, पोषक जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं होगा, जिससे घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को हटा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस पाठ को जितना पढ़ाया है उतना आप पढ़ लेना, फिर आगे का अपन खाद और उर्वरक से कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे।